किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है गांव का देसी ज्ञान चैनल पर। आज हम मेरठ के पास एक गांव पड़ता है सिसौली। हम यहीं पर आए हैं। एक युवा किसान हैं जो पिछले 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। देसी गाय के गोबर से बने हुए जीवामृत और बाकी चीज़ें, साथ में इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मल्चिंग करते हैं, ये सारे चीज़ करते हैं। और आज हम उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं कमल प्रताप जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो कमल प्रताप जी, आपने कहाँ से प्रेरणा मिली आपको प्राकृतिक खेती की और किस तरीके से आपने शुरू किया? डॉक्टर साहब, मैंने 2012 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर ली थी। 1 वर्ष JNU नई दिल्ली में भी रह करके मैं आया, एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था और वर्तमान में लॉ कर रहा हूँ। जहाँ तक ये खेती का प्रश्न है, तो क्योंकि किसान परिवार में ही हम लोग, हमारा परिवार किसान है मूलतः, तो हमने बचपन से ही खेती होती देखी है। जो अपनी परंपरागत रासायनिक कृषि चलती है वो हमारे यहाँ भी, जैसे सबके यहाँ चलती है, ऐसे ही अपने यहाँ भी चलती है। तो उसी को देखा, तो संघ से भी हम जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा अपने गांव में लगानी शुरू करी। वो शाखा के कारण फिर संघ शिक्षा वर्ग इत्यादियों में जाना शुरू हुआ। तो वह वर्गों में ही सबसे पहले ऐसा जानकारी दी। हमारा एक ग्राम में विकास करके गतिविधि चलती है संघ की, तो उसमें ही सबसे पहली बार ऐसी जानकारी आई कि एक गाय से 50 से भी ज़्यादा बीघे में हम खेती कर सकते हैं। तो शुरू में सुनने में बड़ी अजीब सी लगी। हाँ, मुझे सहज ही वो बात मन ने भी स्वीकार नहीं करी कि एक गाय से कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि उनका कहना था कि भारतीय गाय होनी चाहिए, एक गाय से आप कर सकते हैं। शुरू में अटपटा लगा, परंतु उस बात को धीरे धीरे समझने का और प्रयास करा। तो हमारे ग्राम में विकास की अपने अखिल भारतीय अधिकारी डॉक्टर दिनेश जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी जानकारी दी कि ऐसा हो रहा है और बहुत सारे किसान कर भी रहे, आप जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखोगे तो ध्यान में पक्का यकीन होगा। तो उन्होंने ठाकुर धर्मपाल सिंह है थाना भवन के, संजीव शर्मा जी हैं निसुलखा के, उन सब के यहाँ उनका सबका नाम बताया। तो मैं होकर के आया, ठाकुर साहब के यहाँ भी गया, संजीव शर्मा जी के यहाँ पर भी होकर के आया। तो देखा कि वो प्रैक्टिकली वो उस काम को कर रहे थे। एक गाय, उन्होंने फिर बताया ना, वो फॉर्मूला सीधा सा उन्होंने बताया कि जीवामृत के ऊपर अपना काम आधारित है। जीवामृत के लिए 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर भारतीय देशी गाय का, 1 मुट्ठी मिट्टी खेत की, बेसन, गुड़ और 200 लीटर पानी में से वो 1 एकड़ के लिए पूरा खाद है। कल्चर जैसा है, वो जामुन जैसा है। तो वो उसके लिए जो 10 लीटर पेशाब और 10 लीटर गोबर चाहिए, वो गाय 1 दिन में दे देती है और महीने में 30 दिन। तो 1 एकड़ का खाद एक देसी गाय ने 1 दिन में दे दिया, तो 30 दिन में 30 एकड़ का खाद हो गया। तो वो तो 50 बीघे से भी बहुत ज्यादा है। और उसकी फिजिबिलिटी देखे तो 30 एकड़ नहीं तो 15 एकड़ में तो निश्चित ही भारतीय देशी गाय करवा ही देगी, जितना मैं 2 वर्ष में इस बात को समझ पाया हूँ। आपने अभी 2 साल से जो कर रहे हैं, तो उसमें अंतर क्या लग रहा है आपको कि जमीन में क्या अंतर आ रहा है, बीमारी और कीट में क्या अंतर आया है? क्योंकि रासायनिक खेती वाले तो रोज टंकी लेके चलते रहते हैं, स्प्रे करते हैं, और चूंकि कीट और बीमारी बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, एक कंपटीशन होता है उनमें आपस में, कीटों में और बीमारियों में। तो आपको क्या लगा कि आपकी फसल में भी 2 साल से क्या अंतर आ रहा है? एक जो अंतर आ रहा है वो मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, कि शुरुआत में तो मैंने ना धान की फसल करी थी सबसे पहली बार। वो तो मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, मैं आपको बताऊं। वैसे ही मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया नहीं हुई थी वो। मैंने उसके बाद उसमें हरा खाद इत्यादि बोया, परंतु जब मैंने गेहूं बोया ना, मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा रिजल्ट मैंने नहीं, मैं आपको बिल्कुल एक सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि आपका चैनल बहुत से लोग देखते हैं। मैं जो गेहूं जब बोया और बो करके हटा, उसके बाद जो उगा ना, वो पीलापन उसमें आ गया। जीवामृत दिया था उसमें हमने सिंचाई में, परंतु फिर भी उसमें पीलापन आ गया। मुझे निराशा हुई थी घोर, और मैंने संजीव जी से और धर्मपाल जी से शिकायत भी करी इस बात की। मुझे कहा जी ऐसा प्राकृतिक कृषि आपने बताया था, हो तो रानी कुछ। उन्होंने कहा तुम हौसला मत तोड़ो, एक बार जीवामृत का स्प्रे करके देखो। वरना मैंने और हमारे प्रेमपाल चाचा जो है, जो खेती में साथ रहते हैं मेरे, उन्होंने तय कर लिया था भाई इस खेत को जोत देंगे और रासायनिक खेती पर शुरू दोबारा से आएंगे। परंतु डॉक्टर साहब, हमने जीवामृत का जब स्प्रे करा, इतना आश्चर्यजनक ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे खेत में यूरिया डाल के चला गया रात में। 3-4 दिन के अंदर ऐसा खेत हो गया जैसे बराबर के खेत थे ना गेहूं के, हमारा बिल्कुल पीला था, हमारा बराबर वालों के बराबर जैसा आ गया था, बिल्कुल हरा रंग वैसा ही हो गया। और उसके बाद ये जो हमारा खेत है जी, जिसे आप देख रहे हो, ये 12 बीघे का खेत है। इसमें लगभग 5-5.5 बीघे हमने पिछले वर्ष शुरुआत करी थी, तो उसमें भी 226 बोया हुआ था। और जो दूसरा में केमिकल फार्मिंग करते थे उसमें भी 226 था। उस वाले में तो 2.5 क्विंटल बीघे का निकल गया सब कुछ लगा करके। अब मेरे वाले में बिना कुछ लगाए केवल जीवामृत का मैंने 1 स्प्रे करा, 1 सोयाबीन की 1 खाद बनाई थी वो स्प्रे करा, और 1 स्प्रे मैंने मट्टे का करा था पिछले वर्ष। क्योंकि नया था, जितना जानकारी नहीं उतना करता रहा मैं। उतने ही 3-4 स्प्रे में जी मेरे इस बार 2.25 क्विंटल बीघे का 226 निकला। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि 3 से 3.5 क्विंटल निकलता है, आप 2.25 निकला बिना कुछ खर्चा। डॉक्टर साहब, इस बार बारिश बहुत हुई थी, बहुत बराबर वालों में भी 2.5-3 क्विंटल से ज्यादा, किसी में भी 226 नहीं निकला हमारे यहाँ भी। और दाना चमकदार, मैं
प्रेमपाल जी बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि उन बराबर वाला खेत उन्हीं का ही था। तो इतना सुंदर। अच्छा, एक और अंतर मैं आपको बड़ा बताता हूँ डॉक्टर साहब, जो जानकारी किसी ने भी नहीं दी, जो मैंने एक्सपीरियंस करके, वो सबके लिए लाभदायक भी है। ये जो जितना टुकड़े में आप खड़े हो, इसमें 2 वर्ष से चल रहा है, इसमें तो घास कम होती है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। मैं आपको फोटोग्राफ्स दूंगा, क्योंकि अभी तो इसकी नलाई करवाई है, तो इसमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा। और उसमें इसमें घास कमजोर है, और दूसरे वाले में अभी फसल कमजोर है, और इसमें फसल मजबूत है, उसमें घास मजबूत है। बड़ा अनोखा सा है। मतलब कहने का है कि किसान भाइयों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, patience। लेकिन 2 साल में ही इन्होंने अपनी जमीन को रिकवर कर लिया है। वो जो केमिकल खेती आसपास के किसान कर रहे हैं, उनको खुद एहसास होने लगा कि कमल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी इनके जैसा करना चाहिए। तो इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो आइए इनका बाकी जो है खेती देखते हैं और आगे इनसे और बात करते हैं। किसान भाइयों, जैसे मैंने बात की थी कि यदि किसान रासायनिक खेती में भी प्राकृतिक तरीके से करना शुरू कर दे, तो उसका अंतर आप देखिए लाइव। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे चाचा जी करते ना ये खेती, तो अभी तक सारी रासायनिक खेती थी, परंतु अभी हमने जो चेंज कराया, तो अभी 12 बीघे में तो हम प्योर प्राकृतिक कर रहे हैं, परंतु शेष खेती अभी हमारी केमिकल फर्टिलाइजर से चल रही है। तो उसे धीरे धीरे लाना, तो ये शुरू करा। तो देखिए आप, ये जो मूंजी है, ये 7 बोई हुई है। ये वाला जो पट्टा प्रयोग के अनुसार हमने प्रयोग देखने के लिए ये करा था कि हमने केवल इस पट्टे में जीवामृत चलाया, शेष पट्टों में जो लागत इसमें आ रही है, शेष उसमें, वो सब भी करते रहे। परंतु आप इसकी उसकी बढ़वार देखो, इस वाले पट्टे की, और इन पट्टों की बढ़वार देखो, दोनों में कितना अंतर है। एक बीज, एक लागत केमिकल की सारी, बस इसमें जीवामृत एक्स्ट्रा चला दिया। और अब धीरे धीरे हम इस जमीन को भी प्रकृति की ओर ले जाएंगे। हमारा जीवामृत का ड्रम है, तो मैंने बताया अभी हमने 2 एकड़ कर लिए। पिछले वर्ष 1 एकड़ थी, इस बार 2 एकड़ में हमारी प्राकृतिक खेती हो रही है। तो ये जीवामृत कल ही बनाया हमने, तो अभी एक बार सुबह से चला दिया है। अब इसका स्प्रे करेंगे। 2 ड्रम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जब सिंचाई करते हैं तो 200 लीटर के 2 ड्रम तैयार हो जाते हैं, और 2 एकड़ में सिंचाई के साथ। अभी स्प्रे के लिए बनाया, तो इसलिए 1 ड्रम ही काफ़ी है। ये इसी नाली से होकर के चलता है जीवामृत। तो पूरे पे देखो, ये सब केंचुए का काम, ये कितना, ये सब केंचुए का काम, हाँ, सब केंचुए का काम जीवामृत के कारण है। ये सब अंतर इसमें। और कोई नाली गांव की देखोगे आप, बड़ा देखोगे इतना, हाँ। तो ये कमल जी का खेत है, जहाँ पर इन्होंने अरहर के साथ मूंग है, उड़द है, वो लगाया हुआ है। तो ये किनारे पे बाजरा है इनके। और ये कौन सी वैरायटी है कमल जी? डॉक्टर साहब, ये अरहर में वो सतमासी आजकल चल रही है, वो थोर बोलते हैं जिसे। कितने टाइम की है ये हमने डॉक्टर साहब मई में लगाई थी। अच्छा, हाँ, अब ये नवंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर के बीच में या नवंबर एंड में कट जाएंगी सारी फसलें। और ये मूंग भी देसी हम पे मूंग है, संजीव शर्मा जी के हम यहाँ से लेकर के आए थे, बड़े पुराने प्राकृतिक कृषक हैं वो। और उड़द भी हमारे पास देसी है। तो इस ये जो है गैप कितना है इसमें जो है? ये 10 फुट का गैप है डॉक्टर साहब। 10 फुट का? हाँ, अरहर से अरहर की लाइन 10 फुट का गैप की हमने बिल्कुल नाप के और बांध लगाया के हमने इसकी चुबाई करी थी एक दाने की। आप देखिए कि 10 फुट पे इन्होंने लगाया हुआ है, और साथ में आप अरहर बिल्कुल स्वस्थ है, मूंग बिल्कुल स्वस्थ है, और साथ में आप देखेंगे उड़द भी लगाया हुआ है आगे। हाँ, आगे उड़द है। ये मल्चिंग करी हुई है, जो हम घास, हमारे खरपतवार जो होती है, हम जलाते नहीं उसे, उससे जड़ों में लगा देते हैं। इससे भी खाद मिलती है। ये मल्चिंग, क्योंकि आच्छादन का पूरा उसमें कंसेप्ट बताया गया है प्राकृतिक खेती में, तो आच्छादन करते हैं साथ साथ। आच्छादन से कई सारे फायदे हैं। एक तो नमी नहीं जाती जी, नमी। दूसरा, जो मित्र जीव हैं जमीन के, उनको काम करने का मौका मिल जाता है। वो जमीन में रह करके, ठंड में रह करके अच्छा काम करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है जी। तो कोई भी जो है आच्छादन बहुत जरूरी है। मल्चिंग जहाँ हमने कर रखी, घास हटा कर देखेगा तो उसमें ये केंचुए का काम ज़्यादा मिलेगा। अभी आपको दिखाऊंगा। दोनों ही फसल इनके स्वस्थ हैं। ये मल्चिंग हटाई यहाँ से, देखिए आप यहाँ केंचुए का काम ज़्यादा है, नमी है, केंचुए का काम ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए केंचुए का काम यहाँ इतना नहीं मिलेगा, यहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो ये नमी बनी रहती है। और जो हमारे जीवाणु है, देखिए आप कितना, ये देखो ये केंचुए की मिट्टी सारी मल्चिंग के कारण ये सब होता है। तो अपनी कोई भी चीज़ हमें, वो जो आजकल बड़ी समस्या चल रही है ना जी, किसान के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लग रहा है पूरा कि पोल्यूशन वही बढ़ा रहा है, सारी खरपतवार जला करके, ऐसा। तो हमारे यहाँ इस कंसेप्ट में उसका भी काम खत्म है। ऐसा कमल जी, आप जलाना नहीं है। दाल को इस तरीके से जो है मानते हैं कि ये प्राकृतिक खेती में मदद करती है। आपने देखा होगा कि इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। हाँ, हवा से नाइट्रोजन लेती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपके भी हमने कई वीडियो पहले भी देखे हैं।
संजीव जी ने, धर्मपाल जी ने, सबने बताया ही है। दलहन हम सबको पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वही हमें सबसे ज़्यादा खरीद के डालनी पड़ रही है। परंतु यदि हम दलहन बोएंगे, द्विदलीय कोई भी फसल बोएंगे, तो उसके जड़ों में वो जो उसका नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का, लेकर के जड़ों में उसकी गांठ पड़ जाती है। तो वो खेत के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, खेत के लिए एकदम हर प्रकार से वो बढ़िया नाइट्रोजन देने का काम करती है। एक्सपोर्ट भी होता है। एक्चुअली हमारे देश में दाल बहुत कम लगती है, बाहर से हमको मंगानी पड़ती है। हाँ, दलहन यदि हम दाल की खेती करते हैं या दाल की खेती से प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग देश को भी समृद्ध कर रहे हैं। जी, दाल के रेट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा जी। हमारे भी आसपास ना सभी खेतों में, जैसे मेरा सिसोली गाँव है, हमारे आसपास 10, 20, 15 उससे भी ज़्यादा गाँव में आप देखोगे दाल की खेती लगभग बंद कर दी है सभी किसानों ने। उसके और भी कारण है, जैसे नीलगाय एक बड़ा कारण है। मेरे साथ तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी डॉक्टर साहब, मैंने जब ये अरहर लगाई थी, आप शुरुआत में आए भी थे, जब ये अरहर लगाई मैंने, तो मेरे अरहर के खेत को 2 बार खा चुकी है नीलगाय। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने अभी मोर देखा आपने खेत में, खेत में हमारे में मोर, तितली, ये सब चीज़, क्योंकि जहर तो डला हुआ है नहीं, सारे जो मित्र जीव हैं वो वापस आ रहे हैं लौट के। हाँ, सांप भी, जैसा और खेतों में ऐसी स्थिति है, धान के खेत में सांप निकलेगा तो रास्ते में ही मर जाता है। बहुत ज्यादा जहर पड़ा हुआ है उनके खेतों में। हाँ। तो दाल और जगह नहीं है, पर दाल यहाँ हमने शुरू करी है। पर नीलगाय ने इसमें नुकसान शुरुआत में बिल्कुल 2-3 बार उजाड़ के चली गई थी, परंतु उससे भी एक फायदा हो गया। वो कहते हैं ना, वो कटिंग वाला काम, बिल्कुल वो कटिंग हो गई, थिनिंग हो गई ना उसकी। हाँ। थिनिंग करने से ये फायदा मिलता है कि एक तो उसका बढ़वार और टिल्लिंग बहुत अच्छी होती है, और तेजी से और ज्यादा वो पौधा जो है दम लगाता है और अच्छे से वो डेवलप हो जाता है। हाँ, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने ना 3 तारों की एक बाउंड्री भी खिंचवाई। उसके बाद फिर इसमें हमने शेड नेट भी लगवाया। परंतु इसका अभी कंट्रोल तो है, पर ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल 100% नीलगाय आने से रुक गई है। उसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि कोई उपचार। हाँ, एक बात है डॉक्टर साहब, जब हम जीवामृत का स्प्रे कर देते ना, आती तो है पर मुंह नहीं मारती। अच्छा, हाँ, नुकसान नहीं करती। नुकसान नहीं करती। हाँ, तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कमल प्रताप जी गांव सिसौली में युवाओं के लिए एक मिसाल हैं, और जितनी भी इनकी ज़मीन है वो सबको वापस कन्वर्ट करेंगे प्राकृतिक खेती में धीरे धीरे। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक कमल जी से बात करके ये एहसास ज़रूर हुआ है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा अगर खेती को बचाना है तो।